नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज नियंत्रण एवं समन्वय के का जो पार्ट नंबर 2 है और इसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने मस्तिष्क पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग लाइनें मस्तिष्क के बारे में आज इस वीडियो के अंदर फिर से हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए थे उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो के लास्ट में अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मानव हार्मोन। अब ये मानव हार्मोन जो है अपने लिए इंटरेस्टिंग क्यों है, उसका रीज़न ये है कि जनरली जो हम बीमारियाँ देखते हैं उन बीमारियों का कारण क्या है, किस हार्मोन के कारण से होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आने की संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं बनता है, सीधा पूछा जाएगा कि इस बीमारी के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है। और दूसरा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जनरली ये समस्याएं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते होंगे तो उनका इलाज हम प्राइमरी स्टेज के ऊपर अगर हम है तो हम अगर घरेलू इलाज के अंदर इन चीज़ों को ऐड करते हैं तो हम घर के अंदर ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो आप ये रीज़न है कि साइंस जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी होते हुए भी आपको साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये जो है जनरल लाइफ के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है आज की वीडियो के अंदर आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मानव हार्मोन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है कि मानव हार्मोन के बारे में समझाने से पहले यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अपने को कुछ ग्रंथियां समझाई गई है। देखो जिस तरीके से स्कूल के अंदर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होता है, उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है पिछले वीडियो में आपने देखा कि वो एक घर की तरह होती है। इसके अंदर लाइट फिटिंग जैसे घर के अंदर होती है और वो एक पाइप में से होते हुए लाइट फिटिंग की जाती है, उसी तरीके से मानव शरीर के अंदर भी दिमाग के अंदर जानकारी जाने के लिए उसके लिए भी ग्रंथियां होती है, उसके लिए भी नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। अब शरीर के अंदर अलग अलग हार्मोन स्त्रावित करने के लिए अलग अलग ग्रंथियों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति किस तरीके से की जाती है, देखो यहाँ पर देखो एक हाइपोथैलेमस एक शब्द दिया गया है। अब हाइपोथैलेमस आपको पता है क्योंकि आपने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये ताप से रिलेटेड कार्य करता है, ये भूख से रिलेटेड कार्य करता है, ये हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, भावनाएं जैसे कौन सी होती है, जैसे प्रेम की होती है, किसी को देखकर रोने की, या फिर कभी भावुकता आती है, वो किसके कारण से होती है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस के कारण से होती है। जब जनरली आपने देखा होगा कि जब किसी से प्यार होता है तो उसके अंदर भी हाइपोथैलेमस हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक हाइपोथैलेमस है, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मस्तिष्क के अंदर। तो ये कहाँ पर है, दिमाग के अंदर स्थित होता है। और एक चीज और पढ़ी थी कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीयूष ग्रंथि होती है, कौन सी, पिट्यूटराइन ग्रंथि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर पीयूष ग्रंथि। तो देखो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, देखो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। तो ये देखो ये है पीयूष ग्रंथि। और दिमाग के अंदर एक है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि। क्या है, पीनियल ग्रंथि। अब देखो मैं सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन कराने के लिए बता रहा हूं कि कौन सी ग्रंथि कहां पर होती है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी ग्रंथि कहां पर होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हार्मोन है वो अपने को याद करने। अब देखो अब है अवटु ग्रंथि, ठीक है, और एक है परा अवटु, मतलब एक है थायराइड, एक है पैराथायराइड, ठीक है। ये है इंग्लिश के अंदर, हिंदी में अवटु, और ये है परावटु, ठीक है। अब देखो थायराइड ग्रंथि आपने जनरली सुना होगा कि थायराइड जो रोग होता है उसके अंदर गले के अंदर होता है, आयोडीन की कमी से होता है, गला फूल जाता है। तो ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये ग्रंथि अपने गले के अंदर होती है। थायराइड और पैराथायराइड दोनों ही ग्रंथियां कहाँ पर होती है, ये अपने गले के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, देखो गले के अंदर दोनों ही। उसके बाद में एक है थाइमस ग्रंथि, ये भी अपने कहाँ पर होती है, ये अपने जो वक्ष बोलते हैं मतलब हृदय के अंदर ये ग्रंथि अपने होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपने सुना होगा अग्नाशय, यहां पर है अग्नाशय, और यहां पर क्या है, अधिवृक, ठीक है, अधिवृक। तो ये चीजें जो है अब इन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ग्रंथियां कहां पर होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, ये देखो ये है अपना जो ग्रंथियों का पूरा तंत्र है वो। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन स्त्रावित होते हैं। यदि ये कम या नियमित से अधिक स्त्रावित हो तो भी बीमारी का कारण ये बन जाते हैं। ठीक है, बीमारी का कारण कैसे हो जाता है कि भाई जैसे मान लो कम स्त्रावित हो रहा है तो भी बीमारी हो जाती है, अधिक स्त्रावित होता है तो भी जो है हमारे बीमारी का रीजन बन जाता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि शुगर होता है, शुगर, ठीक है, शुगर या फिर हम कह सकते हैं मधुमेह। किसी का शुगर लेवल कम रहता है, किसी का शुगर लेवल हाई रहता है। उसका क्या रीजन है कि कई बार इंसुलिन अधिक स्त्रावित हो जाता है, कई बार कम स्त्रावित हो जाता है। तो अधिक स्त्रावित होना भी नुकसान वाला है और कम स्त्रावित होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो जंतुओं में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। और अपने को एक चीज याद रखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो यहां पर देखो मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। अब देखो, अब क्या हमें याद हुआ है कि कौन सी ग्रंथि कहां कहां पर होती है, तो एक बार देख लेते। देखो हाइपोथैलेमस जो है ये दिमाग के अंदर होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये किसके पास होती है, हाइपोथैलेमस के पास में होती है। एक पीनियल ग्रंथि जो हमने पढ़ी थी ये भी कहां पर होती है, हमारे दिमाग के अंदर होती है। थायराइड कहां पर होता है, गले के अंदर, और पैराथायराइड भी कहां पर, अपने गले के अंदर ग्रंथि होती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि कहां पर होती है, हमारे वक्ष के अंदर होती है, मतलब हृदय के अंदर होती है। उसके बाद में देखो अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथि हमारे पेट के एरिया के अंदर होती है, मतलब कि ये होती है किडनी के ऊपर की तरफ। कहां पर, अधिवृक्क मतलब वृक्क के ऊपर, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। उसके अलावा देखो गोनाड ग्रंथि, ठीक है, गोनाड ग्रंथि जो पेट से नीचे के एरिया में अपने क्या होती है, वो होती है हमारे गोनाड ग्रंथि। अब इन सब का अपने को याद रखना है कि ये क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। क्या होती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके बारे में दिया गया है कि यह एक कैसा है, वृद्धि हार्मोन से, मतलब ये वृद्धि करने के लिए हार्मोन स्त्रावित करता है। किसके लिए, वृद्धि हार्मोन से। ठीक है, उसके बाद में देखो पीयूष ग्रंथि। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये कहां पर होती है, ये होती है दिमाग में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि है, यह मटर के दाने की आकृति की होती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान कहां पर होती है, तो ये होती है दिमाग में होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है, यह अन्य हार्मोन पर भी नियंत्रण करती है। देखो इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि इसलिए है कि ये सभी के सभी हार्मोन के ऊपर नियंत्रण करती है। ठीक है, सभी के सभी हार्मोन के ऊपर नियंत्रण, मतलब जैसे मान लीजिए अदर, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है, अदर जो हार्मोन है उनको भी पर्याप्त मात्राओं में स्त्रवण करने के लिए जो है अपने यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर ये नियंत्रण करती है। कौन कौन से हार्मोन, देखो वृद्धि हार्मोन को नियंत्रण करती है, थायराइड हार्मोन पर, या फिर जितने भी हमने ये जो ग्रंथियां पढ़ी है इन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है, पीयूष ग्रंथि उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। इसी कारण से पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है पीनियल ग्रंथि, ये कहां पर पाई जाती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो पीनियल ग्रंथि, ठीक है, देखो पीनियल में ये क्या आ रहा है, ये न आ रहा है, न मतलब ये नींद, नींद के लिए उत्तरदायी कौन सी है। अगर किसी को नींद बहुत कम आती है या नींद बहुत ज्यादा ज्यादा आती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो कौन सी ग्रंथि के अंदर है, वो पीनियल ग्रंथि के अंदर उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। याद कैसे करेंगे, न से नींद। ठीक है, पीनियल के अंदर क्या आ रहा है, एक नया शब्द आ रहा है, तो पीनियल नींद। ठीक है, ये सोने में वह रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करती है।
मतलब जिसके अंदर ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका मतलब उसकी पीनियल ग्रंथि ज्यादा अच्छी है। अब एक जानकारी के लिए चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली आपने बच्चों को देखा होगा कि वो जमीन पर खेलते रहते हैं, मिट्टी उठाकर खा लेते हैं, कहीं पर कुछ भी चीज खा लेते हैं, मतलब बिल्कुल अशुद्ध चीज जो है वो उनके पेट में जाती रहती है, लेकिन फिर भी वो इतने अधिक बीमार नहीं होते। उसका रीजन ये है कि पीनियल ग्रंथि जो होती है वो बच्चों में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट अधिक होने के कारण से उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और प्रतिरोधक क्षमता अगर अधिक है तो वो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, ये रीजन है, और ये बच्चों में सर्वाधिक, बच्चों में सर्वाधिक एक्टिव होती है। ठीक है, इसलिए आपने जनरली जो घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मतलब वो बच्चे अगर इस तरीके से कर रहे होते हैं वो उनको रोकते नहीं है, क्योंकि उनको साइंटिफिकली पता है कि बच्चों के अंदर जो है पीनियल ग्रंथि अधिक एक्टिवेट होती है, तो उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हार्मोन कौन सा स्रावित करती है, तो याद करने वाली चीज क्या है, पीनियल। ठीक है, न से नींद, ठीक है, और पै से प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, और हार्मोन कौन सा है, मेलानिन हार्मोन है। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर जो ये जो इसके अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो हार्मोन जो है अपना मेलाटिन हार्मोन होता है। ठीक है, मेलाटिन हार्मोन जो है ये हार्मोन इसके अंदर स्रावित होता है। ये तीन चीजें याद रखनी है, उसमें से दो चीजें आपको याद हो चुकी होगी, पै से प्रतिरोधकता और न से नींद, और एक हार्मोन जो है वो मेलाटिन हार्मोन जो इसके अंदर स्रावित होता है। उसके बाद में देखो थायराइड ग्रंथि। अब ये थायराइड देखो ये कहां पर होता है, ज्यादातर आप में से ज्यादातर को पता होगा कि थायराइड जो होता है वो गले के अंदर होता है, इसका मतलब ग्रंथि कहां पर होती है, वो गले के अंदर ग्रंथि होती है। थायराइड रोग होता क्यों है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण से ये रोग जो है हो जाता है। और इससे कौन सा रोग होता है, इसको कहते हैं थायराइड रोग कहते हैं, या हिंदी के अंदर गलगंड रोग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके पर्याप्त स्त्रवण न होने से गलगंड या थायराइड रोग हो जाता है। यह किसकी कमी से होता है, यह होता है आयोडीन की कमी से। अब देखो जब आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो इसके अंदर ये थायराइड हार्मोन देखो हार्मोन कौन सा है, देखो थायराइड ग्रंथि है, और हार्मोन है थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जब पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो या फिर थायराइड लो हो जाता है या फिर उसके अंदर मात्रा हाई हो जाती है, तो दोनों कम या अधिक दोनों ही होना इसके लिए एक घातक है। उसके बाद में देखो अग्नाशय। ठीक है, अब देखो अग्नाशय जो होता है ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है, ये आपको स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा। अग्नाशय देखो, अग्नाशय नाम लिखा हुआ है, अग्नाशय। ठीक है, ये है अंतःस्रावी, ठीक है, प्लस बाह्य स्रावी दोनों है। ठीक है, इसलिए पेपर में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियों को दर्शाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर अग्नाशय ग्रंथि वो दोनों हो जाएगा। देखो ऐसे तो अंतःस्रावी है और बाह्य स्रावी दोनों अपने को याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि जब अग्नाशय के अंदर जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन, ये आपने नाम सुना होगा कि जिनको भी शुगर होता है उनको कौन से इंजेक्शन लगते हैं, उनको इंसुलिन हार्मोन के जो इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्त्रवण नहीं होता, जिसके कारण से जो हम शुगर खाते हैं, मतलब जो चीनी हम खाते हैं वो पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे बैलेंस नहीं होती, जिसके कारण से शुगर यानी मधुमेह रोग हो जाता है। और ये कैसे होता है, इसकी कमी किसकी, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। और ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है, और ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है। ठीक है, साथ ही साथ में इंसुलिन का स्त्रवण करती है, अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, इंसुलिन का स्त्रवण करती है। अब देखो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जब हम कोई भी शुगर का इंटेक करते हैं तो अधिक मात्रा में करते हैं तो इंसुलिन हार्मोन भी अधिक स्रावित हो जाता है, जिससे वो चीनी को मैनेज कर देता है। और जब हम कम शुगर लेते हैं तो वो कम मात्रा में स्त्रवण होता है, तो उसको शुगर को वो उसको फिर से बैलेंस कर देता है।
लेकिन जब ये इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्त्रावित नहीं होता, मान लीजिए शुगर बहुत आई है और इंसुलिन बहुत कम स्त्रवण हुआ है, तो हमारी शुगर हाई हो जाएगी। मान लीजिए शुगर का इंटेक बहुत कम है लेकिन इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्त्रावित हो गया, तो हमारी शुगर डाउन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब शुगर हाई और लो रहने का दोनों का रीज़न क्या है, ये इंसुलिन का स्त्रवण है। तो मधुमेह रोग, इंसुलिन हार्मोन, और रोग कौन सा, मधुमेह रोग। और याद रखने वाली चीज, अंतःस्त्रवी और बाह्य स्त्रवी दोनों ग्रंथियां ये होती है। उसके बाद में देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अधिवृक्क यानी एड्रिनलिन हार्मोन। इसके अंदर अपने को इंग्लिश भी नाम याद रखने पड़ेंगे। एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है इसको करो या मरो हार्मोन कहते हैं। साथ ही साथ में आपातकालीन स्थिति के अंदर जो एक्टिव होने वाला है वो एड्रिनल हार्मोन एक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए कई बार लड़ाई हो जाती है तो अचानक से हमें पसीने आने लगते हैं, सर्दियों के अंदर भी हमें पसीने आने लगते हैं, वो किस कारण से होता है, उस टाइम एड्रिनल हार्मोन जो है हमारा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपात स्थिति है, कहीं पर आग लग गई है तो भागना है, तो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होगा, एड्रिनल हार्मोन जो है स्त्रावित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं और क्या कहते हैं, करो या मरो। और कई बार इंग्लिश में आ जाता है डू एंड डाई हार्मोन है। ठीक है, ए ऑप्शन एड्रिनलिन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन थायरॉक्सिन, डी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखो एड्रिनल ग्रंथि है और एड्रिनलिन उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो डू एंड डाई के नाम से जाना जाता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है डू एंड डाई के नाम से यानी करो या मरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यह लड़ाई होने पर, गुस्सा आने पर या फिर झूले या उड़ान भरने पर स्त्रावित होता है। ठीक है, मतलब जो बीपी शुगर जो होता है वो किस कारण से होता है कि दिमाग की एक ग्रंथि कहती है कि अब एड्रिनलिन हार्मोन को स्त्रावित करो। ठीक है, तो होता किसके कारण से, एड्रिनल हार्मोन के कारण, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन स्त्रावित कौन करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो है वो ये हार्मोन स्त्रावित करती है। अब देखो अब है गोनाड ग्रंथि। ठीक है, गोनाड ग्रंथि, देखो यह क्या है, ये प्रजनन ग्रंथि है, पुरुष व महिलाओं दोनों में ये होती है। ठीक है, देखो गोनाड ग्रंथि जो होती है वो पुरुष व महिलाओं में दोनों में होती है और दोनों में अलग अलग हार्मोन जो है वो स्त्रावित करते हैं। देखो पुरुष के अंदर क्या होता है, पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और महिला में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो गोनाड ग्रंथि क्या होती है, गोनाड ग्रंथि पुरुष व महिला में दोनों में पाई जाती है। पुरुष के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है जबकि महिला के अंदर एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का स्त्रवण करती है। अब इन हार्मोन के स्त्रवण से होता क्या है, देखो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष के अंदर स्त्रवण होता है इसके फलस्वरूप जो पुरुषों की आवाज के अंदर जो चेंजिंग आती है, साथ ही साथ में जो दाढ़ी मूछें आने का जो कारण है वो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और महिलाओं के अंदर जो मासिक चक्र का आना व लैंगिक अंगों का विकास जो है वो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से यहाँ पर होता है। ठीक है, ये देखो ये सभी क्या है, ग्रंथियां थी और इन ग्रंथियों के अंदर अपने को एक तो हार्मोन याद करने हैं और साथ ही साथ में वो किस विशेष चीज के लिए जानी जाती है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन क्या नाम से जाना जाता है, करो या मरो, या फिर आपातकालीन स्थिति में कौन एक्टिव होता है, तो एड्रिनल हार्मोन जो है एक्टिवेट यहाँ पर होता है। अग्नाशय है, ये किस से रिलेटेड है, ये मधुमेह रोग से रिलेटेड है और इसके अंदर कौन सा हार्मोन स्त्रवण होता है, तो इंसुलिन का स्त्रवण इसके अंदर होता है। ठीक है, थायराइड, थायराइड किससे संबंधित है, ये गले के रोग के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, थायराइड
रोग कहते हैं। ठीक है, स्त्रवण से होता है। और इसके अंदर किसकी कमी होती है? इसके अंदर आयोडीन की कमी यहाँ पर होती है। हार्मोन कौन सा स्त्रवण होता है? तो ऑप्शन दे देगा। देखो एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो आंसर टाइप करना। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? ये ऑप्शन है थाइमस हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये है थायरोक्सिन हार्मोन। डी है मिल्टॉनिक हार्मोन। ये आपके लिए एक प्रश्न है और पेपर में प्रश्न इसी टाइप का आएगा, डायरेक्ट उत्तर देने वाला, लेकिन ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आपके लिए ऑप्शन है, आपको इसका देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट होगा। ऑप्शन के साथ में आपको ये नाम भी लिखना है। ठीक है, कि अगर ए है तो थाइमस हार्मोन आपको लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दो टॉपिक के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी साथ साथ में मैंने कवर किए हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैंने कवर किया है। साथ ही साथ में कुछ मस्तिष्क से रिलेटेड जो स्टेटमेंट रहे हुए थे वो स्टेटमेंट भी इसके अंदर मैंने कवर किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड किए। ठीक है, अब देखो छुई मुई का पौधा स्पर्श करने पर मुरझा जाता है, वह सूचना एक भाग से दूसरे भाग। अब जैसे इंसानों के अंदर क्या होता है कि दिमाग तक सूचना पहुंचानी है, नर्वस सिस्टम है, पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र है। अब पौधों के अंदर भी एक अलग तंत्रिका तंत्र होता है। जिस तरीके से किसी भी गर्म चीज को जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ पीछे की तरफ हट जाता है, उसी तरीके से जब हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या है, बंद होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो स्पर्श करने पर मुरझा जाता है? तो छुई मुई का पौधा। क्योंकि छुई मुई का पौधा क्या होता है, जब उसको टच किया जाता है तो वो क्या, मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक वैद्युत रसायन साधन द्वारा जानकारी दी जाती है। जिस तरीके से आप हमारे के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम किसी को टच करते हैं तो एक विद्युत आवेग होता है, इसके अंदर विद्युत आवेग की जगह विद्युत रसायन साधन होता है। मतलब कि कोई ना कोई जो ऐसा लिक्विड इनके अंदर रिलीज होता है वो वहां तक पहुंचता है और वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। तो याद क्या रखना है, स्पर्श करने पर मुरझाने वाला कौन सा, छुई मुई का पौधा। और क्यों, तो विद्युत रसायन साधन के कारण, विद्युत रसायन साधन के कारण से यह क्या, मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। देखो पत्तों में होने वाली गति, तो जनरली आपने पौधे देखे हैं तो क्या पत्तों के अंदर आपने कभी गति देखी है? लेकिन पत्तों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर जो है पत्तों के अंदर भी गति होती है। ठीक है, पत्तों के अंदर होने वाली गति को क्या कहते हैं, कंपानुकुचन गति इसको बोलते हैं, कंपनाकुचन गति इसको बोला जाता है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, क्योंकि सभी पौधों के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ पौधों के अंदर जो है गति होती है। जैसे आपने एक सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, तो जब भी सूरज जिस साइड में होता है हमेशा वो उसी साइड में रहता है। इसका मतलब वो क्या है, वो भी पौधे भी क्या है, गति करते हैं, सीधी रेखा में ना करके वो क्या है, एक रोटेशन मोशन के अंदर गति करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो पौधों के अंदर भी कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उन हार्मोन को अपने को ध्यान में रखना है। देखो ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ऑक्सिन हार्मोन, जैसे ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है, तने में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग पार्ट को बढ़ाने के लिए अलग अलग हार्मोन का यहाँ पर स्त्रवण हो रहा है। ठीक है, अब जैसे साइटोकाइनिन है, देखो साइटो का मतलब क्या होता है, जैसे हम सेल बोलते हैं तो सेल का मतलब साइटो से रिलेटेड है, मतलब सेल मतलब कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक है, तो साइटोकाइनिन। साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, तो कोशिका से संबंधित जो है कोशिका विभाजन कौन करता है, तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन करता है।
जिब्रेलिन क्या करता है, देखो यूं समझ लो कि जिब्रेलिन है मतलब जबरदस्ती क्या कर रहा है, उसको पेड़ को खींच रहा है तो उसका तना क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब एनलार्ज हो जाएगा, मतलब तने में वृद्धि हो जाएगी। तो तने में जैसे मान लीजिए कोई तना इतना है और तना इतना हो गया, तो कैसे हुआ, इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन का स्त्रवण इसके अंदर होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर किसी को नहीं मिल रही है तो वो क्या होगा, छोटा बच्चा होगा, छोटे रूप में ही मर जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन हार्मोन अगर उसके अंदर स्त्रवण हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो वो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो बड़ा होता जाएगा। तो ये याद कर लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा तो वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि ऑक्सीजन हार्मोन के कारण से, जबरदस्ती किसी को खींचा जाता है तो इसका मतलब उसका तना जो है एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो तने में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हो जाएगा। अब देखो साइटोकाइनिन, ये अपने को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बार बार मैं बोलता हूं कि सेल, सेल से रिलेटेड, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। ये क्या है, देखो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का मतलब कोशिका विभाजन कौन करता है, वो साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक कोशिका थी, वो इतने साइज की थी, थोड़े टाइम बाद में वो इतने साइज की हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसका विभाजन हो जाएगा, वो आपस में टूट जाएगी और दो कोशिकाएं आपस में बन जाएगी। अब ये क्यों होता है, ये होता है साइटोकाइनिन के कारण से। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन इसको बोला जाता है। उसके बाद में देखो एब्सिसिक एसिड, ये पादपों की वृद्धि में संदमन करता है, मतलब कि पादप में वृद्धि के, जब पादप में वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हार्मोन भी उसके अंदर है जिससे उसकी कोशिकाएं बढ़ेगी, जिब्रेलिन हार्मोन भी उसके अंदर है तो तने में वृद्धि होगी, साइटोकाइनिन भी स्त्रवण हो रहा है तो कोशिका विभाजन भी होगा। लेकिन अगर ये होता रहा तो पेड़ जो है 10 फीट 12 फीट ना होकर के बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब कि पूरी धरती के ऊपर पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है एब्सिसिक। ठीक है, एब्सिसिक एसिड बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पादपों की वृद्धि के अंदर संदमन करते हैं, मतलब कि कमी करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। तो तीन आपको याद हो गए होंगे, इन तीनों का जो प्रिंसिपल है ना वो ये वाला हार्मोन है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसका, ये तीनों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखो एक जो फैक्ट है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता लगेगा कि जो अंगूर की बेल होती है ये स्पर्श करने पर संवेदना प्रकट करती है। संवेदना कैसे, ऐसे रोने लग जाती है, वैसे दुख वाली संवेदना नहीं, संवेदना मतलब उसको जब टच करेंगे तो कुछ ना कुछ वो रिएक्शन देगी। जनरली आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे भी सजीव माने जाते हैं, लेकिन सजीव माने जाते हैं तो वो कुछ बोलने चाहिए, वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देने चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे वास्तव में रिएक्शन देते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा था, वो जैसे ही टच करते हैं वो मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अंगूर की बेल है, जैसे ही हम उसको स्पर्श करते हैं तो वो संवेदना प्रकट करती है, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर रिएक्शन होता है। अब देखो, अब दो शब्द यहां पर दिए गए, एक है अनुवर्तन और एक है प्रकाशानुवर्तन। अब ये शब्द जो है मुझे तो आप हार्ड लग सकते हैं लेकिन आपको हार्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि आप तो हिंदी के स्टूडेंट है तो इनका अर्थ तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, और जैसे ही हम पढ़ेंगे इसको, ये आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, पादप द्वारा एक निश्चित दिशा में गति करना। देखो, अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे पीछे जाना, जहां से प्रकाश आ रहा है उसकी दिशा में बढ़ जाना। कहां पर बढ़ रहे हैं, जो जिस दिशा से अपने को सामान मिल रहा है उस दिशा की तरफ बढ़ जाना। जैसे सूरजमुखी का पौधा है, सूरजमुखी का पौधा जब सूर्य से प्रकाश लेता है तो वो हमेशा सूर्य की दिशा में ही वृद्धि करता है, मतलब हमेशा उसका फेस, जो उसका जो फ्लावर होता है, उसका पौधा जो होता है वो सूर्य की दिशा के अंदर वृद्धि करता है। देखो, सूरजमुखी का फूल हमेशा सूर्य की दिशा में रहता है, इसको क्या कहते हैं, अनुवर्तन, मतलब किसी की तरफ जा रहे हैं, अनुवर्तन। कल को हम प्रकाश की तरफ जा रहे हैं तो प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश का अनुवर्तन। देखो, प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि करना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाश की दिशा में वृद्धि न करना ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। याद क्या करना है, याद करना है अनुवर्तन का मतलब। अनुवर्तन का मतलब जहां से अपने को पोषण मिल रहा है उस दिशा की तरफ जाना स्टार्ट कर देते, उसको कहते हैं अनुवर्तन। जैसे सूरजमुखी का पौधा है, वो जो है सूर्य से प्रकाश ले रहा है, प्रकाश कहां से मिला, सूर्य से, तो ये प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रकाशानुवर्तन। अगर प्रकाश की दिशा में न बढ़ के वो किसी और दिशा के अंदर बढ़ रहा है
तो वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन हो जाता है। तो ये शब्दों के अर्थ जो है अपने को यहाँ पर समझने हैं। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि कुछ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपको यहाँ पर लास्ट में देखने को मिलेंगे। देखो सबसे लंबी तंत्रिका, अब स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या होते हैं कि हमारे जो बैकबोन होती है, जो मेरुरज्जु होती है, उसके अंदर लाइट कनेक्शन की तरह उसके अंदर नाड़ियां होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी तंत्रिका उसके अंदर कौन सी है, तो देखो सिएटिक बोलते हैं इसको, सिएटिक, ठीक है, सिएटिक ग्रंथि जो इसके अंदर एक होती है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, ये सिएटिक ग्रंथि जो है ना, जैसे ही मैं इसको एग्जांपल बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। आपने एक बीमारी सुनी होगी साइटिका, ठीक है। साइटिका बीमारी जो होती है वो किस में होती है, सिएटिक जो ग्रंथि होती है, सबसे लंबी जो तंत्रिका सिएटिक तंत्रिका जो होती है, उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर बीमारी कौन सी होती है, साइटिका नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी, साइटिका। तो साइटिका से हम याद करेंगे कि सिएटिक जो है वो क्या है, एक तरह की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, तो सिएटिक जो है वो सबसे लंबी तंत्रिका हमारी होती है। उसके बाद में देखो मस्तिष्क को किंग ऑफ बॉडी कहते हैं। देखो किंग ऑफ बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही जो पूरे शरीर को हमारे कंट्रोल करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, किंग ऑफ बॉडी बोलेंगे। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि महिलाओं के अंदर 1250 सीसी का इंजन होता है और पुरुषों के अंदर 1350 सीसी का इंजन। इंजन का मतलब क्या हो गया, दिमाग जो है अपना क्या होता है, इंजन होता है। मतलब 1350 सीसी जो है पुरुषों के अंदर होता है, और लगभग के अंदर अगर हम देखें तो इसकी क्षमता कितनी है, 1300 सीसी की जो है इसकी क्षमता होती है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से इंटरेस्टिंग फैक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद में। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, सपनों का आना, चेतना व जागृति, ऐच्छिक क्रिया प्रे मस्तिष्क द्वारा होती है। देखो इतना अपने को पता था कि जो इच्छाओं से संबंधित जो है वो एक नंबर पे हमने अग्र मस्तिष्क में हमने प्रे मस्तिष्क जो पढ़ा था उसके अंदर ऐच्छिक क्रियाएं होती है, यहां तक अपने को पता है। अब देखो जनरली अपने रात में जब सोते हैं तो अपने को सपने आते हैं। सपने क्यों आते हैं, क्योंकि हम बॉडी तो सो चुकी होती है लेकिन दिमाग के अंदर उस समय तक चेतना होती है। चेतना होती है तो वो सोचता रहता है। सोचने की क्रिया कहाँ से होती है, सोचने की क्रिया जो होती है वो हमारे अग्र मस्तिष्क से होती है, ठीक है। और देखो प्रे मस्तिष्क क्या है, हमारे अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। तो सपनों का आना व चेतना, ठीक है, देखो सपनों का आना, ऐच्छिक क्रिया व जागृति। भाई हम सो चुके होते हैं लेकिन दिमाग क्या होता है, जाग रहा होता है, जाग रहा होता है। इसका मतलब वहां पर हमारा क्या कार्य करता है, प्रे मस्तिष्क, ठीक है। प्रे मस्तिष्क हमारा उस समय एक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इसका मतलब वो जागृति है। और जब सोचते हैं नींद के अंदर, जब हम सोचते हैं तो हमें क्या आते हैं, वहां पर हमें सपने आते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद में देखो याददाश्त का खो जाने पर व्यक्ति का प्रे मस्तिष्क एक्टिवेट रहता है, ठीक है। देखो याददाश्त का खो जाने पर व्यक्ति के कहां पर चोट लगती है, प्रे मस्तिष्क पर उसके चोट लगती है। कहां पर, प्रे मस्तिष्क पर। तो याददाश्त का जाना का कारण क्या है, प्रे मस्तिष्क, ठीक है। देखो प्रे मस्तिष्क के कितने कार्य हो गए, एक हो गया सपनों का आना, ठीक है। उसके बाद में चेतना, उसके बाद में जागृति, उसके बाद में ऐच्छिक क्रिया, इच्छाओं से रिलेटेड जो क्रिया होती है। और जब कभी भी एक्सीडेंट होता है और याददाश्त खो जाती है तो उस कंडीशन में चोट कहां पर लगती है, प्रे मस्तिष्क के अंदर, वहां पर चोट हमारे लग जाती है। देखो उचित कार्य न करने के कारण से होता है, प्रे मस्तिष्क का उचित कार्य न करने के कारण से याददाश्त का खो जाना। अब देखो बुखार व भावनाओं का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। देखो हाइपोथैलेमस में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। एक पढ़ा था हमने भूख से संबंधित, एक पढ़ा था ताप से संबंधित। ताप से संबंधित मतलब जब कभी बुखार आता है तो वो नियंत्रण कौन करता है, बुखार जो आता है वो किस कारण से आता है, वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस के अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर का ताप बढ़ने लगता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, बुखार का आना।
भूख से संबंधित कोई क्रिया होती है, जब हमें भूख लगना बंद हो जाती है तो उसमें कौन इफेक्टेड होता है, उसमें हाइपोथैलेमस इफेक्टेड होता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था भावनाओं का पर नियंत्रण। देखो जनरली क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है या बहुत ज्यादा जब दुख होता है तो हमें भूख लगना, ये सब कार्य जो है, भूख लगना, नींद आना, ये सब कार्य जो होते हैं हमारे कम हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस के कारण होते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि जैसे कभी प्यार होता है तो उसके अंदर हमें भूख लगना बंद हो जाता है, नींद आना बंद हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस समय क्या होता है कि जो प्यार करने का कार्य है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो वो हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होता है तो बाकी सभी क्रियाएं जो होती है वो शांत हो जाती है। इसी कारण से नींद आना और भूख लगना जो है, ये जो क्रियाएं होती है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो भावनाओं पर नियंत्रण कौन करता है, ये करता है हमारा हाइपोथैलेमस। देखो सबसे महत्वपूर्ण व सबसे छोटा दिमाग। ठीक है, एक आपने नाना पाटेकर का एक वो डायलॉग सुना होगा कि यहाँ पर नहीं मारने का, यहाँ पर इंसान का छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग कौन सा होता है, वो बात कर रहा होता है मेडुला एब्लोगेटा की बात कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, मेडुला एब्लोगेटा है। और छोटा दिमाग किसको कहते हैं, तो मेडुला एब्लोगेटा को भूला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो गलगंड व थायराइड रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये हम यहाँ पर पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से होता है। देखो क्या होता है एंजाइम और क्या होता है प्रोटीन। जैसे हम खाना खाते हैं तो जितना हम भोजन करते हैं उतना भोजन पचाने का कार्य कौन करता है, वो हमारे शरीर में एंजाइम्स करते हैं। लेटर सपोज एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारे शरीर में यदि एंजाइम नहीं होंगे तो एक बार खाया हुआ खाना पचने के अंदर कम से कम 1 साल का समय लग जाएगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम का निर्माण कौन करता है, इसीलिए जैसे कई कई बार हम बीमार होते हैं या पेट की कोई प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता, तो डॉक्टर कहता है कि फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम का निर्माण करता है और वो एंजाइम ही हमारे भोजन पचाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो एंजाइम का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन से होता है। देखो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों में मिलाकर सबसे बड़ी देखा जाए तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अगर सबसे बड़ी ग्रंथि देखी जाए तो वो कौन सी है, वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन है किसमें, अंतःस्रावी में बात करें तो सबसे बड़ी थायराइड है, लेकिन अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों में मिलाकर अगर हम बात करें तो लीवर जो है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखो अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। ठीक है, दोनों है। इससे क्या होता है, ये इंसुलिन का स्त्रावन करता है, साथ ही साथ में इसके सही कार्य न करने पर क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, किसमें, अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों में मिलाकर अगर हम देखें तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन अगर हम थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। वह यकृत क्या है, एक बहिस्रावी ग्रंथि है। वह सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, किसकी, अंतःस्रावी की। अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, थायराइड है। वह शरीर की सबसे छोटी इकाई मतलब अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों में मिलाकर सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, दिमाग में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये सभी हार्मोन का नियंत्रण करती है, सभी हार्मोन का नियंत्रण। ठीक है, मटर के दाने के समान होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। अब देखो दूध निष्कासन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध का स्त्रवण करता है। जनरली आपने देखा होगा कि पहले के समय में जो गायों का दूध निकाला जाता था, लेकिन अब मशीनों से
दूध निकाला जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध जो है इंसान को मिलता है। क्यों मिलता है, उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर क्या होता है कि गायों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो लगाया जाता है, मतलब ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या है कि वो जो दूध का स्त्रवण अधिक करती है। जनरली आपने देखा होगा कि गाय जो होती है वो अपने बछड़े के लिए भी दूध रखती है, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो इंजेक्शन जब उनको लगाए जाते हैं तो वो दूध न रखते हुए सारा का सारा दूध का स्त्रवण कर देती है। ठीक है, अब देखो त्वचा में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, मेलोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, मेलोनिन हार्मोन जो है वो त्वचा में पाया जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ कुछ की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा गोरे या दिखने में अच्छे होते हैं, स्किन उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग होती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसके अंदर जो मेलोनिन हार्मोन है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से जनरली आपने देखा होगा कि जो 15 से 25 तक की जो उम्र के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये हार्मोन बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। इसी के कारण से त्वचा के अंदर उनकी ग्लो देखने को मिलता है। अब ये देखो आपातकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एड्रिनल हार्मोन जो है वो करो या मरो, डू एंड डाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पार्ट जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास आगे आएगी वो क्लास आएगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव जो क्लास होगी वो इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास अगर आप लेंगे तो ये जो थ्योरी पार्ट है ये सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।